साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कुमार और यह सिद्धार्थ क्लासेस। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में आपका स्वागत है और आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है समसामयिक घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारत का इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत का इतिहास का सेशन संख्या 3। इससे पहले के महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोगों ने 2 वीडियो में कवर कर लिया था और आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों को इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अशोक द्वारा धर्म के प्रचार के लिए भेजे गए प्रचारक सोन उत्तरा स्वर्ण भूमि बर्मा में भेजा गया था। महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका में भेजा गया था। मजांतिक कश्मीर और गंधार की तरफ भेजा गया था। महारक्षित को यवन राज्य में भेजा गया था। इसके बाद है अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभक्त किया गया है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में टेफेंथलर ने की। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। रुमेनदेई स्तंभ लेख सबसे छोटा स्तंभ लेख है। धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा लुम्बिनी में भू राजस्व की दर घटाने का उल्लेख रुमेनदेई अभिलेख में मिलता है। सरेकुना अभिलेख ग्रीक और अरामेइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण भाब्रू से प्राप्त लघु शिलालेख है। राज्य अभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। सोहगौरा तथा महास्थान अभिलेख में अकाल के समय राज्य द्वारा अनाज वितरण का उल्लेख है। इसके बाद इस सारणी में दिया गया है अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं वर्णित विषय। पहला शिलालेख में किसका वर्णन है? पशु बलि की निंदा किया गया है। पहला पृथक शिलालेख सभी मनुष्य मेरी संतान है। दूसरा शिलालेख मनुष्य एवं दोनों चिकित्सा व्यवस्था तथा सीमांत राज्यों जैसे चोल पांड्य सतीपुत्र केरलपुत्र एवं सिलोन का उल्लेख। तीसरा अभिलेख राजकीय अधिकारियों मुक्त राज्यों एवं प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरे पर जाने का आदेश। चौथा शिलालेख फेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा। पांचवा शिलालेख धम्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी। छठा शिलालेख प्रजा के कार्य के लिए मुझे हर जगह सूचना दे सकते हैं। सातवां शिलालेख आत्मनियंत्रण तथा मस्तिष्क की शुद्धता का उपदेश। आठवां शिलालेख है अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख। 8वां शिलालेख में मिलता है। 9वां शिलालेख सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख। 10वां शिलालेख में धम्म के पालन का उपदेश है। 11वां शिलालेख धम्म की व्याख्या है। 12वां शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख है। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध पड़ोसी राजाओं का वर्णन एवं आठविक राज्यों का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार आगे है प्रांत एवं उनकी राजधानी। कुछ महत्वपूर्ण प्रांत एवं उनकी राजधानी। प्राची या पूर्वी प्रांत भी कहा जाता था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे वर्तमान में पटना कहा जाता है। कलिंग की राजधानी तोसली थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी। उद्दिच उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी। इसके बाद है मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण अधिकारी था। अर्थशास्त्री गुप्तचर को गुड पुरुष कहा गया है। भ्रमणशील गुप्तचरों को संचरा तथा एक जगह रहने वाले गुप्तचरों को संस्था कहा जाता था। न्यायालय 2 प्रकार के होते थे, धर्मस्थीय, कंटक शोधन। इसके बाद है आगे सरकारी भूमि सीता कहलाती थी और बिना वर्षा के उपजाऊ भूमि अदेव मातृक कहलाती थी। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीताध्यक्ष था। राजुक युक्त प्रादेशिक धम्म महापात्र अस्त्राध्यक्ष और वज्रभूमिक मौर्य काल के प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारी होते थे। शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासन अनेक विभागों में बटा हुआ था, जिसे तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ तथा 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया: सैनिक, निरीक्षक, दार्शनिक, अहीर, किसान, कारीगर, सभासद। इसके बाद है अर्थशास्त्र में वर्णित प्रमुख तीर्थ और अध्यक्ष। पुरोहित, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान। युवराज, राजपुत्र, सेनापति, सैन्य विभाग का प्रधान। समाहर्ता, आय का संग्रहकर्ता। सन्निधाता, राजकीय कोष का अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष, मुद्रा जारी करना। अकाराध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष। प्रदेष्टा, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, कमिश्नर। पन्याध्यक्ष, वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। सीताध्यक्ष, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। व्यावहारिक, धर्म अस्तीय न्यायालय का न्यायाधीश। कार्मांतिक, उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष। 13 है दंडपाल, पुलिस अधिकारी। विविताध्यक्ष, चारागाह प्रमुख। अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। सुनाध्यक्ष, बूचड़खाना का प्रमुख।
गणिकाध्यक्ष, वेश्याओं का प्रमुख। नेक्स्ट है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में करके शुंग वंश की स्थापना किया। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था तथा पतंजलि इसके पुरोहित थे। भरहुत स्तूप का पुनरुद्धार पुष्यमित्र ने करवाया था। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग वंश का शासक बन गया। कण्व वंश शुंग वंश का अंतिम शासक देवहूति था, जिसकी हत्या करके 75 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश सीमुक ने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में थी। इस वंश के महत्वपूर्ण शासकों में सीमुक सातकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी एवं यज्ञश्री सातकर्णी थे। पश्चिम का स्वामी गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा जाता है। उसके 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था। इसके बाद है सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबा, सीसा तथा प्रोटीन मुद्राओं का प्रचलन किया था। सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए। ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा सातवाहन वंश ने ही प्रारंभ किया। सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है। गाथा सप्तशती के रचयिता हाल तथा बृहद कथा के रचयिता कुणाड सातवाहन काल के साहित्यकार थे। इसके बाद आपके हैं दोस्तों भारत में विदेशी आक्रमणकारी हिंद, यूनानी, इंडो ग्रीक कह सकते हैं उन्हें, शक, पहलव और कुषाणों ने क्रमशः भारत पर आक्रमण किया था। इसी क्रम में भारत पर सर्वप्रथम डेमेट्रियस ने आक्रमण किया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे प्रसिद्ध मिनांडर था। मिनांडर की राजधानी साकल थी। मिनांडर को नागसेन ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। मिलिंद पन्हों में मिनांडर एवं नागसेन के प्रश्नोत्तरों का वर्णन है। सर्वप्रथम हिंद यूनानी शासकों ने ही भारत में लेख वाले सिक्के तथा सोने के सिक्के जारी किए थे। हेलेनिस्टिक कला का संबंध हिंद यूनानी शासकों से है। भारत में गंधार कला इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। शक यूनानियों के पश्चात शक भारत आए। शक मूलतः मध्य एशिया से आए थे। शक 5 शाखाओं में विभक्त थे। उज्जैन के एक शासक ने शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया। भारत में शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन था। रुद्रदामन ने विश्व संस्कृत भाषा का सबसे पहला अभिलेख जूनागढ़ गिरनार में जारी किया। शकों ने प्रशासन की छत्र प्रणाली चलाई। इसके बाद है हिंद, पार्थियन या पहलव। शकों के बाद पश्चिमोत्तर भारत में इनका आधिपत्य स्थापित हो गया। पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गुंडो फर्निस था। गुंडो फर्निस के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। इसके बाद कुषाण वंश पल्लवों के पश्चात कुषाण भारत आए। कुषाण चीन की यूची जाति की एक शाखा थे। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसेस ने किया। कुषाण शासकों में भीम कटफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। भीम कटफिसेस ने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। उसके सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृति मिलती थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। कनिष्क की प्रथम राजधानी पुरुषपुर तथा दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने संभवतः गद्दी पर बैठते समय 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। यह बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क का राजवैद्य चरक था। चरक संहिता चरक की प्रमुख रचना है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश महाभिभाष सूत्र को कहा जाता है। इसके रचनाकार वसुमित्र थे। अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था, जिसने बुद्ध चरित, सौंदर्यानंद, सारिपुत्र प्रकरण, सूत्रालंकार की रचना किया। कनिष्क के दरबार में आचार्य नागार्जुन, पार्श्व, वसुमित्र आदि भी रहते थे। नागार्जुन ने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना किया। कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। इसके बाद है कुषाण शासकों की उपाधियां महाराज, राजाधिराज, देवपुत्र थी। इसके बाद है गुप्त साम्राज्य। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। पाटलिपुत्र गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। इस वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसकी शासनकाल 319 से 335 ईस्वी था। इसने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी तथा लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ किया। इसके पश्चात समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक बना, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों तथा दक्षिणापथ के 12 शासकों को पराजित किया था। समुद्रगुप्त कविराज की उपाधि प्रदान की गई। समुद्रगुप्त के संधि विग्राहक तथा राजकवि हरिसेन ने प्राग प्रशस्ति की रचना की। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी में गद्दी पर बैठा।
चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फायान नामक चीनी यात्री भारत आया था। शकों को पराजित करके इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा चांदी के सिक्के चलवाए। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम 415 से 445 ईस्वी था। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त के समय हुनों का आक्रमण हुआ था। इसने गिरनार स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्त साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को देश अवनी अथवा भुक्ति कहते थे। भुक्ति के शासक को उपरी कहते थे। सुदर्शन झील के निर्माण और जीर्णोद्धार से संबंधित विवरण दिया गया है, जिसे हम लोग यहाँ देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य अधिकारी इसका था पुष्यगुप्त। अशोक के शासक था जब तुषाप था अधिकारी। रुद्रदामन के समय सुविशाख अधिकारी था। स्कंदगुप्त के समय चक्रपालित अधिकारी था। इसके बाद है सीमांत प्रदेशों के शासक गुप्ता कहलाते थे। भुक्ति विषय में बटे हुए थे, जिसके प्रमुख विषयपति होते थे। दंडपाशिक पुलिस विभाग का प्रमुख होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ग्राम समूहों को पेट कहा जाता था। गुप्त काल में सामान्यतः भू राजस्व की दर 1/6 थी। सिंचाई हेतु अर्घट या रहट घटी यंत्र का प्रयोग होता था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाए, जिन्हें दिनार कहा जाता था। कायस्थ वर्ग का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। वैष्णव स्मृति में कायस्थों का उल्लेख सर्वप्रथम जाति के रूप में हुआ है। गुप्त शासक वैष्णव धर्म अनुयायी थे। इनका राज्य चिन्ह भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ था। देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। मंदिर निर्माण की कला का प्रारंभ गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल में याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना हुई। अजंता में गुप्फा संख्या 16, 17 और 19 गुप्तकालीन है। इसमें महात्मा बुद्ध के विभिन्न दृश्यों, जन्म, महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण आदि का चित्रण किया गया है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के फायान शाखा से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में महाकवि कालिदास एवं प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक धन्वंतरि निवास करते थे। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टियम तथा सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा था। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। और यहाँ एक और ख़ास बात यह है कि आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। यहाँ पर कुछ गुप्तकालीन मंदिर दिए गए हैं और उससे संबंधित स्थान दिया गया है। विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर भूमरा नागौद मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर नचनप कुठार मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। शिव मंदिर खोह नागौद मध्य प्रदेश में है। भीतर गांव का मंदिर भीतर गांव कानपुर उत्तर प्रदेश में है। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर रायपुर छत्तीसगढ़ में है और यह ईंटों द्वारा निर्मित है। वकाटक राजवंश की स्थापना लगभग 250 ईस्वी में बिंद शक्ति ने की थी। प्रवरसेन प्रथम वकाटक वंश का एकमात्र शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। रुद्रसेन द्वितीय का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से हुआ था। प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना की थी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण वंश जो वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है, यह दिया गया है। गुप्त वंश के पतन के पश्चात वर्तमान दिल्ली के क्षेत्र पंजाब हरियाणा क्षेत्र में थानेश्वर नामक स्थान पर पुष्यभूति अथवा पुष्यभूति ने वर्धन वंश की स्थापना की। प्रभाकर वर्धन ने इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र राजवर्धन, हर्षवर्धन तथा एक पुत्री राजश्री थी। राजश्री का विवाह मौखरी वंश के राजा ग्रह वर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने राजश्री के पति ग्रह वर्मा की हत्या करके राजश्री को बंदी बना लिया। राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी, किंतु कुछ दिनों बाद देवगुप्त के मित्र गौड़ शासक शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। इसके बाद है राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठा। हर्ष का दूसरा नाम शिलादित्य था। हर्षवर्धन ने परम महेश्वर परम भट्टारक की उपाधि धारण किया था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया। हर्ष ने कश्मीर के शासक से महात्मा बुद्ध का दंत अवशेष प्राप्त किया था। इसके बाद है हर्षचरित्र ग्रंथ के रचयिता बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे। नागानंद प्रियदर्शिका तथा रत्नावली हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। दक्षिण में साम्राज्य विस्तार के समय नर्मदा नदी के तट पर इसका युद्ध पुलकेशिन द्वितीय से हुआ था। सम्राट हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया। इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करना था। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा पर एक ग्रंथ लिखा था जिसे सी यू की कहा जाता है। हुई ली ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी थी। दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत के इतिहासों में एक संगम युग का महत्वपूर्ण नाम है।
संगम का आशय तमिल कवियों, विद्वानों, आचार्यों की परिषद, गोष्ठी, सम्मेलन से है। इन्हीं सभाओं में रचित साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। कुल 3 संगम आयोजित किए गए। तीनों संगमों का आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ था। तोल्काप्पियम को तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। चेर वंश। संगम साहित्य में 3 प्रमुख राज्य चेर, चोल, पांड्य राजाओं के इतिहास की रूपरेखा दी गई है। चेर राज्य आधुनिक केरल प्रांत में स्थित थे। संगम युग में प्रथम चेर शासक उदयिन जेरल था। इसके बाद इस सारणी में क्या दिया गया है, दक्षिण भारत के जो संगम हुए थे उसके बारे में दिया गया है। प्रथम संगम जिसका केंद्र मदुरई था, अध्यक्ष अगस्त था, ग्रंथ अनुपलब्ध, इससे संबंधित कोई ग्रंथ नहीं है। द्वितीय संगम केंद्र कपाटपुरम, अध्यक्ष अगस्त, बाद में तोल्काप्पियर को बनाया गया, ग्रंथ इससे संबंधित तोल्काप्पियम है। तृतीय संगम उत्तरी मदुरै, अध्यक्ष नक्किरर, इससे संबंधित ग्रंथ एतुतौगे, 8 गीत पत्तु, 10 गीत परिपादल आदि हैं। इसके बाद चेरों का राज चिन्ह धनुष था। चेर शासक सेनगुट्टवन ने पत्नी पूजा की प्रथा आरंभ की। इसके बाद महत्वपूर्ण वंश चोल वंश है। संगम साहित्य में उल्लेखित चोल शासकों में करिकाल प्रमुख था। करिकाल को जले हुए पैरों वाला कहा जाता था। कालांतर में विद्यालय ने पल्लव वंश के अवशेषों पर चोल वंश की स्थापना की। इस वंश की राजधानी तंजौर थी। विद्यालय ने तंजौर पर अधिकार करके नरकेसरी की उपाधि धारण की। प्रांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय एवं कुलोत्तुंग चोल वंश के प्रमुख राजा थे। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार करके नए प्रांत मुमड्डी चोल मंडलम की स्थापना किया तथा इसकी राजधानी पोलन्नुरुवा को बनाया। राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर, जिसे शिव मंदिर भी कहा जाता है, का निर्माण करवाया था। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित कर गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण किया। बंगाल विजय के उपलक्ष्य में नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना की तथा उसके निकट चोल गंगम नामक तालाब बनवाया। राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम शासक था। चोल प्रशासन के उच्चाधिकारी पेरुनंदनम तथा निम्न श्रेणी के पदाधिकारी सिरुधनम कहलाते थे। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत मंडलम, वलनाडु, जिला नाडु, कुर्रम, ग्राम संघ, ग्राम सभा। उर सर्वसाधारण लोगों की सभा थी। सभा या महासभा मूलतः अग्रहार यानी कि ब्राह्मण बस्तियों की सभा होती थी, ग्रामों की सभा होती थी। इसके सदस्य पेरुमक्कल कहलाते थे। व्यापारियों की सभा नगरम कहलाती थी। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि चतुर्वेदी मंगलम तथा दान दी गई भूमि ब्रह्मदे कहलाती थी। सोने के सिक्के कासू कहलाते थे। कंबन ने तमिल रामायण की रचना की थी। कंबन, औठकट्टन एवं पुगलेंदी तमिल साहित्य के त्रिरत्न थे। नटराज की प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार कहा जाता था। चोलकालीन महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। चोलों का राजकीय चिन्ह बाघ था। इसके बाद है पांड्य वंश। पलसालई मुदुकुड़मी प्रथम ऐतिहासिक पांड्य शासक था। नेदुनचेलिय मन भी इस वंश का प्रसिद्ध शासक हुआ। यह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। पांड्यों का राजकीय चिन्ह मछली था। पांड्यों की प्रथम राजधानी कोरकाई थी, जिसे बाद में मदुरा स्थानांतरित कर दिया गया। राष्ट्रकूट वंश। चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके दंतित दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। इसने मान्यखेत, मणिकर, वर्तमान में मालखेड़, सोलापुर के निकट को राजधानी बनाया था। एलोरा के कैलाश मंदिर गुहा मंदिर के नाम से जाना जाता है का निर्माण कृष्ण प्रथम ने ही करवाया था। ध्रुव धारा वर्ष राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कनौज पर अधिकार हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। अमोघ वर्ष जैन धर्मानुयायी था। इसने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की रचना की। अमोघ वर्ष ने आदि पुराण के लेखक जिनसेन और गणेश सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य को अपने दरबार में आश्रय प्रदान किया था। अरब निवासी अल मसूदी इंद्र तृतीय के शासनकाल में भारत आया था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। शांति पुराण के लेखक और कन्नड़ भाषा के प्रमुख कवि पुन कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं में मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ था। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इनमें से 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदू तथा 30 से 34 तक जैन गुफाएं हैं। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रकूटों ने तो अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसाने की तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। चालुक्य वंश यानी कल्याणी राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात तैलप द्वितीय ने 973 से, जिसका शासनकाल 997 ईस्वी था, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। सोमेश्वर प्रथम ने कल्याणी को राजधानी बनाया। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य षष्ठम था। विक्रमादित्य षष्ठम के दरबार में
विक्रमांक देवचरित के लेखक बिल्हन और मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर निवास करते थे। इसने अपने राज्यारोहण के समय चालुक्य विक्रम संवत का प्रवर्तन किया। कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक तैलप तृतीय का पुत्र सोमेश्वर चतुर्थ था। चालुक्यों का पारिवारिक चिन्ह वराह था। ऐहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है। चालुक्य वंश। पुलकेशिन प्रथम ने वादामी अथवा पातापी बीजापुर के निकट को अपनी राजधानी बनाकर वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की। इस वंश का सबसे प्रतापी प्रशासक पुलकेशिन द्वितीय था। ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। ऐहोल प्रशस्ति की भाषा संस्कृत एवं लिपि ब्राह्मी, इसके रचनाकार रवि कीर्ति हैं। इस वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को उसके सामंत दंती दुर्ग ने पराजित कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया। इसके बाद आया है चालुक्य वंश। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसने वेंगी आंध्र प्रदेश को अपनी राजधानी बनाया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विजयादित्य तृतीय था। इसके बाद पल्लव वंश। श्री विष्णु ने 575 से 600 ईस्वी कांची को राजधानी बनाकर पल्लव वंश की स्थापना की थी। श्री विष्णु वैष्णव धर्मानुयायी था। श्री विष्णु के दरबार में किरातार्जुनीयम के लेखक और संस्कृत के महाकवि भारवी निवास करते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय थे। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मतविलास प्रहसन की रचना की थी। नंदी वर्मन द्वितीय ने कांची के मुक्तेश्वर और बैकुंठ के पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया था। अरब आक्रमण के समय पल्लव वंश का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने पहाड़ों को काटकर मंडप और एकाश्म मंदिरों का निर्माण करवाया, जिन्हें रथ मंदिर कहा गया। इस शैली के सभी मंदिर मामल्लपुरम महाबलीपुरम में विद्यमान हैं। इस शैली को मामल्ल शैली भी कहा जाता है। इस शैली के प्रमुख रथ मंदिर इस प्रकार द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, नकुल सहदेव या धर्मराज रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ तथा वलयकुट्टय रथ। इनमें धर्मराज रथ सबसे बड़ा जबकि द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। अपराजित वर्मन पल्लव वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद आया है यादव वंश। चालुक्य नरेश सोमेश्वर चतुर्थ के सीमांत भिल्लम ने स्वतंत्र यादव वंश की स्थापना की। यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंघन था। इस वंश का अंतिम राजा रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। होयसल वंश क्या है? चालुक्य नरेश सोमेश्वर तृतीय के सामंत विष्णुवर्धन ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर होयसल वंश की स्थापना की। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र, आधुनिक हैलीवीड के नाम से जाना जाता है, थी। वेल्लूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने ही करवाया था। होयसल वंश का अंतिम शासक बल्लाल तृतीय ने अलाउद्दीन से पराजित होने के बाद वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। कंदम वंश। पल्लव वंश के सामंत मयूर शर्मन ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित करके कंदम वंश की स्थापना की थी। इसके बाद है कंदम वंश की राजधानी बनवासी या वैजयंती थी। मयूर शर्मन को 18 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला कहा गया है। इसके बाद आइए पूर्व मध्यकाल। गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। वत्सराज को गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मिहिर भोज प्रथम इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। मिहिर भोज प्रथम ने आदिवाराह एवं प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। महेंद्र पाल प्रथम की राजसभा में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करते थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्यासालभंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश तथा हरविलास जैसी प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। इसके बाद गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने की थी। गोविंद चंद्र इस वंश का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक था। गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मीधर ने कृत्यकल्पत्रु नामक ग्रंथ लिखा था। चंदावर के युग 1194 में मोहम्मद गौरी ने इस वंश के शासक जयचंद को पराजित किया था। इसके बाद चामान राजवंश। चामान राजवंश का संस्थापक वासुदेव था। अजय राज प्रथम ने अजमेर नगर की स्थापना की थी। बिग्रह राज चतुर्थ चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। हरिकेली नामक नाटक की रचना बिग्रह राज चतुर्थ ने की थी। ललित विग्रह राज नामक ग्रंथ सोमदेव ने लिखा था। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है।
प्रसिद्ध कवि चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान की राजसभा में निवास करते थे। पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना चंद बरदाई ने की। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। इसके बाद है मालवा का परमार राजवंश। मालवा का परमार राजवंश। परमार वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी ईस्वी में उपेंद्र अथवा कृष्णराज नामक व्यक्ति ने की थी। धारा नगरी परमार वंश की राजधानी थी। परमार वंश की स्वतंत्रता का संस्थापक हर्ष अथवा सियक तृतीय था। भोज परमार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। भोज ने राजधानी धारा में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। भोज ने सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, कुर्मशतक, युक्तिकल्पत्रु तथा सम्रांगण सूत्रधार आदि ग्रंथों की रचना की। भोपाल में स्थित भोजसर नामक झील का निर्माण भोज ने ही करवाया था। चित्तौड़ में स्थित त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भोज ने करवाया था। चंदेल राजवंश। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। चंदेल वंश की स्थापना लगभग 831 ईस्वी में नन्नुक ने की थी। राजा धंग ने चंदेलों की राजधानी कालंजर से खजुराहो स्थानांतरित की थी। इसके बाद है विद्याधर की एकमात्र भारतीय नरेश। विद्याधर ही एकमात्र भारतीय नरेश था जिसने मोहम्मद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक विरोध किया था। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के मंदिर में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। खजुराहो के अन्य मंदिरों में जगदम्बिका मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर तथा पार्श्वनाथ मंदिर उल्लेखनीय है। त्रिपुरी का कलचुरी चेदी वंश। त्रिपुरी के कलचुरी चेदी वंश का संस्थापक कोक्कल प्रथम था। कलचुरी चेदी वंश की राजधानी त्रिपुरी थी। भेड़ाघाट जबलपुर का प्रसिद्ध 64 जोगिनी मंदिर का निर्माण युवराज देव प्रथम के कार्यकाल में हुआ था। राजपूत राजाओं में गंगे देव ने ही स्वर्ण सिक्के प्रचलित करवाए थे। गुजरात का चालुक्य अथवा सोलंकी वंश। गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना मूलराज ने की थी। इस वंश के शासकों की राजधानी अनहिलवाड़ थी। भीम प्रथम के शासनकाल में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। भीम प्रथम के मंत्री विमल शाह ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। हेमचंद्र सूरी ने कुमार पाल चरित की रचना की है। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को भीम द्वितीय ने पराजित किया था। गुजरात के चालुक्य वंश के शासक जैन धर्म के पोषक तथा अनुयायी थे। कश्मीर का राज्य। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास कलहन की राज तरंगिणी से ज्ञात होता है। कश्मीर पर क्रमशः कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश ने शासन किया। 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की। कारकोट वंश के शासकों में ललितादित्य मुक्तापीड सर्वाधिक शक्तिशाली था। कश्मीर में सूर्य के प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड ने करवाया था। उत्पल वंश की रानी दिद्धा एक अत्यंत महत्वाकांक्षी शासिका थी। वह लोहार वंश की राजकुमारी थी। उसका विवाह उत्पल वंश के शासक क्षेमगुप्त के साथ हुआ था। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। कलहन लोहार वंश के शासक हर्ष का आश्रित कवि था। बंगाल का पाल राजवंश। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। गोपाल ने नालंदा में एक विहार का निर्माण करवाया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी विहारों का स्थापना किया था। धर्मपाल की राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। 11वीं शती के गुजराती कवि सोढल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया था। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। विक्रमशिला विहार तथा नालंदा विश्वविद्यालय को मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने ही ध्वस्त करवाया था। इसके बाद है रामचरितम नामक ऐतिहासिक काव्य ग्रंथ की रचना संध्याकर नंदी ने की थी। सेन राजवंश। सेन वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक विजय सेन हुआ। बलाल सेन ने दान सागर तथा अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना की थी। गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई तथा ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध लक्ष्मण सेन की राजसभा में निवास करते थे। सेन वंश की राजधानी नदिया थी। इसके बाद है कामरूप वर्मन वंश। कामरूप के वर्मन वंश की स्थापना पुष्य वर्मन ने कराई थी। वर्मन वंश की राजधानी प्राग ज्योतिष थी। भास्कर वर्मन हर्ष का समकालीन था। मध्यकालीन भारत का इतिहास। दोस्तों यहाँ से शुरू होता है मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसे हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। सेशन में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।